हमने भी कस्में खाई थी कि जिंदगी भर हम लोग 25-26 साल के बाद मेरे पास एक फोन आता है उसकी मदर का। कहाँ से मिला नंबर मुझे नहीं पता, कि अमिताभ एक्सपायर्ड। लेकिन हमने दोस्ती में बहुत मजे किए। हाँ, वी यानी वेरी क्लीन मजा, लेकिन बहुत मजा किया हम लोग। कि 5-10 मिनट में वो डिसाइड कर लेता है, नहीं इसके बगैर मैं नहीं जी सकता, ठाड़ से कूद जाऊँ। वो जो 5 मिनट का जो टाइम है ना, दैट इज द टाइम टू होल्ड योर थॉट। From selling idlis to mentoring Indian startups, government advisor, TEDx speaker, and bestseller authors of India. Today, joining us, Dr. Jawahar Suri Shetty. He is a guide to education for younger ones. And this podcast is going to be more epic than the previous podcast. And as usual, THS brings something new, something interesting, and something different through a 101 podcast in this YouTube channel. So let's start this podcast without any further delay. And welcome our guest of the day, Dr. Jawahar Suri Shetty sir on Hustler Sir. Okay, so for a idli selling boy, जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है वो होटल मैनेजमेंट है। मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, प्लस मेरा पार्टनर जिसका ठेला था वो चाहता था कि हम होटल बनाएं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि अब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अब हमारे परिवार सेफ है, हम इतना कमा लेते हैं कि आराम से रह सकते हैं। तो उनका कहना था कि हमको एक 5 स्टार होटल बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास नो हाउ नहीं था, तो वी थॉट दैट आई शुड गो एंड स्टडी होटल मैनेजमेंट। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं क्लियर कर गया और कलकत्ता पहुंच गया उसके लिए। तो ये एग्रीमेंट हमारे बीच था कि 3 साल जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे परिवार को इस रेस्टोरेंट से हिस्सा जाता रहेगा ताकि परिवार भी पल सके। सो दैट इज हाउ आई वेंट फॉर होटल मैनेजमेंट। Okay. And like idli selling की जो ये story है, how this started? वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हाँ. तो यानी हम 5 भाई बहन हैं, वी आर 5 एंड माय फादर एंड मदर। माय फादर यूज्ड टू अर्न 60 रुपीज। तो अगर आप साउथ का एक कल्चर समझते हैं तो लड़की की शादी में दहेज लगता है। तो मेरी बड़ी बहन जो थी, तो उसके दहेज के लिए हमारे पास कुछ बच नहीं रहा था। तो देन वी डिसाइडेड कि एक लड़का जो है वो परिवार में कमाने के लिए उतरेगा। तो फिर मैं, ऊपर मेरे 2 हैं, नीचे मेरे 2 हैं, मैं बीच में हूँ। हाँ, तो वो मेरा बड़ा भाई जो है वो सैनिक स्कूल चला गया था, बचा मैं। अच्छा, लड़कियों को बाहर भेजने का रिवाज भी नहीं था। तो द ऑब्वियसली द ओनली चैलेंज दैट जिस पे गिरना था वो मेरे ऊपर था। तो ये डिसाइड हुआ कि कुछ करना है तो यही करेगा। अब कुछ करना है में कुछ समझ में ही नहीं आया हमको। हाँ, तो मदर भी इडली बनाती थी, उनको और कुछ आता नहीं था, फादर ऑक्यूपाइड थे। तो अब जो हमारे बस में हुआ वो ये था कि इडली मम्मी बना सकती है, मैं बेच सकता हूँ। तो इसलिए इडली पे हुआ ये। आउट ऑफ उसको कहते हैं एलिमिनेशन से हमने इडली पे रीच किया। एग्जैक्टली। एंड लाइक आपकी इडली सेलिंग की जो आपने आइडिएशन किया था, द वे यू पुट पिकल इनसाइड दैट इडली is really unique, and that made you different from the all Yes. others 11 hand cuts there in the Visakhapatnam. Okay, great. So sir, it's like कि आपकी journey, people know you as a think professor. So how this started? How do you became a think professor? You are known to be a think professor. देखिए, सर केन रॉबिन्सन का एक हाँ. लाइन है वेरी फेमस, हाँ. स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। Creativity. क्योंकि स्कूल गया नहीं तो मेरी क्रिएटिविटी जैसी की तैसी रह गई। तो एक तो ये है। दूसरा जो स्पार्क है, जो आपने इंसिडेंट बताया जिसमें अचार लगा के मैं बेचता था, हाँ. वहां से शुरू हुआ कि मैं अगर कुछ सही सोचूं तो रिजल्ट अच्छा निकल रहा है। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया, इफ द थॉट प्रोसेस इज राइट, हाँ, क्रिएटिव, देन लाइफ इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। तो बाकी इडली वाले शायद सोचे नहीं,
हाँ, इसलिए उनकी इडली वहीं वहीं रह गई। मैंने सोचा तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया। ओके। तो मुझे लगा कि सोचना इज वन ऑफ द मेजर स्किल्स जो आदमी के पास होना चाहिए। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि इफ यू हैव द थॉट प्रोसेस और आर्ट ऑफ थिंकिंग विथ यू, आप डिग्री करो ना करो, कुछ भी डिग्री करो, आप कहीं ना कहीं चले जाओगे। ओके। लाइक हम सभी जानते हैं कि आप जो अपने मेंटोर, अपनी माँ को, बॉलीवुड को, और एक जो कैलकाटा की आपकी फ्लोरेंडा टीचर हैं, आप उनको मानते हो। इट्स लाइक कि बॉलीवुड का कंट्रीब्यूशन, वी वुड लाइक टू नो कि हाउ बॉलीवुड बिकेम योर मेंटर। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि 8 ईयर ओल्ड बॉय के लिए 5:30 बजे मैं अपना ठेला खोलता था और रात को 11 बजता था बर्तन धोते धोते, और मैं अकेला था। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था, मम्मी भी घर से नहीं निकलती थी। मम्मी सिर्फ बैटर बना के देती थी, मैं लेके जाता था, ठेले पे लगाता था, बनाता था। तो 5:30 to 11 o'clock इन द नाइट बहुत लॉन्ग आवर्स हैं किसी के लिए भी। अभी मेरे को भी इतना काम कराओगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मजबूरी थी तो काम करता था। तो फिजिकली क्या है, पूरे दिन खड़े रहना, हाँ, और फिर पैसे लेना या परोसना, सब चीज मैं ही करता था। तो स्ट्रेस बहुत बिल्ड होता था। अब मुझे क्या था, स्ट्रेस बस्टर कुछ नहीं था, नींद पूरी नहीं होती थी क्योंकि 6 घंटे की नींद थी मेरे पास। तो मुझे ये सूझा कि भाई अगर मुझे स्ट्रेस बस्ट करना है तो मुझे कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा जहां मैं जाके मजे ले सकूं। तो मैं सारी पिक्चरें देख लेता था। संडे को जिस दिन हैंड कार्ट मेरा आधे दिन चालू रहता था, सेकंड हाफ खुला रहता था, तो जितनी पिक्चरें रिलीज होती थी देख लेता। और फिर मुझे लगा कि यार मैं पैसे खर्च करके देख रहा हूँ तो इससे कुछ लेना चाहिए। हाँ, वसूली है नहीं, तो मैं पिक्चरें देख के वसूलता था उससे। तो ये वसूली यहाँ तक पहुंचा कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखना शुरू कर दिया कि पिक्चरों के रिव्यूज लिख देता था। तो मुझे क्या है, वो 2 टिकट देते थे कि आप जाइए, पिक्चर देखिए और रिव्यू लिखिए। तो वो पिक्चर का कॉस्ट भी मैंने खत्म कर दिया जब टाइम्स ऑफ इंडिया देना शुरू किया। तो बॉलीवुड ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, फ्रॉम ईच मूवी, राइट फ्रॉम शोले टू आज, हाँ, रंग दे बसंती, कोई भी आप इतना कुछ सीख सकते हो उससे अगर पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे। आप क्रिटिकल होके जाओगे कि यार ये चीज ये खराब थी, तो मैं कभी आज तक, मुझे इक्का दुक्का पिक्चरें ही याद होंगी जो बहुत खराब रही, अदरवाइज मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता उसमें। ओके, ग्रेट। वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम योर वर्क विद डिफरेंट कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। आप यूएसए गए, वहाँ से आपने अपनी पढ़ाई करी, and you have taken seminars, more than 1500 seminars in 75 plus countries. What is the lesson that you have learned? देखिए, कुछ भी कर लीजिए, आप गोरे हो, काले हो, हाँ, ऊंचे हो, द माइंडसेट ऑफ पीपल रिमेन्स द सेम। सक्सेस के फॉर्मूला है पूरी दुनिया में एक है। Exactly. इंडिया में आप बोल लेते हो कि गोरा है, हाँ, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत इजीली एक गोरे को बेवकूफ बना सकता हूँ। मैं बहुत इजीली एक गोरे के इंटेलेक्ट को ओवरटेक कर सकता हूँ। हाँ, एंड वी हैव प्रूवन दिस। हाँ, तो इंडियन जो है, चूंकि वो बहुत तकलीफ से गुजरता है, इट इज नॉट ए नॉर्मल लाइफ। रोड में गड्ढे हैं, लाइट होगा तो लिफ्ट नहीं है, इस तरह के कंडीशंस से निकलता है, तो उसके लिए लाइफ ना स्ट्रगल से कम नहीं होता। तो वो सब चीज के लिए तैयार रहता है। गोरा जो है वो तैयार नहीं रहता। हाँ, अगर कुछ तकलीफ आ गई ना तो वहीं खत्म हो जाता है। वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो सब चीजें जल्दी आती है। हमको ना कुछ नहीं होता। आज अगर लाइट बंद हो जाएगी ना कुछ अपन जुगाड़ निकाल लेंगे इसमें। तो आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड द प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट द सेम, सॉल्यूशंस आर डिफरेंट। क्योंकि मैं अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सॉल्यूशन खोजूंगा, तो एक गोरा जो कंफर्ट लेवल है उसका हाई, मेरे पास मैं कंफर्ट लेवल है एक निचले स्तर पे सोचूंगा जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं। तो मेरे सॉल्यूशंस इंडिया के इसीलिए दुनिया भर में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत फेमस, जबकि यूएस के सॉल्यूशंस नहीं है। तो आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड द प्रॉब्लम्स आर द सेम, सॉल्यूशंस माइट बी डिफरेंट, वी शुड लुक फॉर सॉल्यूशंस। दैट्स इट।
like we are planning to study in abroad and आप वहाँ से पढ़ाई करके आ चुके हो and one of the top universities of the world, University of Washington. What is your crazy experience there? कुछ नहीं, Nothing. नथिंग। मैं Okay. क्या है, वहाँ पे थोड़ा खुलापन है। हाँ. खुलापन ये है कि आप जैसा पढ़ना चाहते हो, जैसा रिसर्च करना चाहते हो करो। द फ्रीडम इज विद द कैंडिडेट, टीचर ड्रिवन नहीं है। Okay. हाँ, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप बहुत सी चीजें ले सकते हो वहां से। और इतनी चीजें कि आपके कोर्स के अलावा दूसरी कोर्स में भी घुस के ले सकते हो, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं, उतना फ्रीडम नहीं। एक दूसरी चीज है, अगर आदमी में टैलेंट है तो वहां सरवाइव कर जाएगा। जैसे 12th मैंने प्राइवेट दिया, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा लेने में। मुझे इंडिया में प्रॉब्लम थी कि आप प्राइवेट दिए हो तो आपको हायर एजुकेशन में लेंगे नहीं लेंगे, वो कंफ्यूजन है। तो उस हिसाब से इट्स ए मोर इवॉल्व्ड सिस्टम, जहाँ पे मजा ज्यादा है। हाँ, लेकिन रिगर बहुत है कि वो आपको असाइनमेंट्स इतने देंगे कि आप कुछ ना कुछ निकाल लोगे उसमें से। ओके सर, लाइक आप एक गवर्नमेंट एडवाइजर हैं, आपने नरेंद्र मोदी सर के साथ काम किया जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने जो मनमोहन सिंह है जो 2009 से 10 मतलब उस ड्यूरेशन में थे, उनके साथ काम किया है। दोनों के काम करने के तरीके में, उनके बिहेवियर, उनके नेचर में क्या क्या डिफरेंसेस थे, बेसिक डिफरेंसेस, लाइक वी वांट टू नो। ओके, तो दो चीजें एंड हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं अडेप्टेबल हूँ। हाँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती किसी के साथ भी। आप हाँ। सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर जो कोई भी नहीं है जो पुराने सरकार में था, मैं हूँ, अभी भी हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि अडेप्टेबिलिटी हाई है। वर्किंग स्टाइल में देखिए, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, यानी एक विद्वान आदमी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ वेरी लर्नेड मैन। उनका वर्किंग स्टाइल इज वेरी डिसेंट, डिफरेंट, और ही नीड्स हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि ही इज नॉट हैंड्स ऑन। नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैंड्स ऑन है। उनकी सोच इतनी तेज है क्योंकि वो नीचे से उठा हुआ आदमी। हाँ, तो उनको क्या है, हर चीज पता, प्लस वो प्रचारक थे, तो पूरी इंडिया घूमे हैं, तो उनको हर जगह के प्रॉब्लम्स, जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक के प्रॉब्लम्स उनको पता है। तो उनके पास क्या है, हर प्रॉब्लम में एक, यानी अगर सेक्रेटरी ने कुछ बोल दिया और सेक्रेटरी के बोलने के बाद ये रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस बारे में नॉलेज है। कोई भी चीज आप बोलो ना, उनका सोच है उसमें। मोदी सर तो वो डिफरेंट है। दोनों के वर्किंग स्टाइल एब्सोल्युटली डिफरेंट है। वो बिना टीम के काम नहीं कर सकते, ये अकेला आदमी एक टीम है। ओके, ग्रेट। Everyone has their own unique style. I just got a question from one of our friends. Like, she texted me on WhatsApp कि does India really safe for girls? और अगर जो है तो like अभी हमने recent news देखा and it's like policies making में गवर्नमेंट की क्या क्या नई पॉलिसीज हो सकती हैं गर्ल्स को लेकर। तो वेरी सीरियस इशू। हाँ। देर आर पॉकेट्स इन इंडिया विच आर वेरी सेफ। यानी आप अगर भिलाई के किसी पेरेंट को पूछोगे या रायपुर के, तो मैं साउथ भेज दूंगा, लेकिन दिल्ली नहीं भेजूंगा, पुणे नहीं भेजूंगा। देर आर सम एरियाज जो पेरेंट्स ने मान लिया है कि ये अनसेफ। व्हाट मेड साउथ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट? कुछ ऐसा, देखिए, थोड़ा रूढ़िवादी सोच या ट्रेडिशनली रूटेड लोग हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ प्रिकॉशंस अपने परिवार में लेते हैं, अपने परवरिश में करते हैं, विच मेक्स देम डिफरेंट। उधर अभी भी संस्कृति है, सब जगह होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जैसे दिल्ली है टू एग्रेसिव। हाँ, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट कलकत्ता में हुआ। हालांकि कलकत्ता इज कंसिडर्ड ए वेरी सेफ प्लेस, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, लेकिन दिल्ली में हर लड़की के पास एक एक्सपीरियंस होता है जो खराब हुआ, चाहे बसेस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, चलते फिरते हुए, दे हैव हैड एक्सपीरियंसेस, और वो एक्सपीरियंसेस को वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और उनको आदत हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंसेस होने ही नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छे नहीं है। इंडिया को
जनरली बोलना कि बहुत सेफ प्लेस नहीं है, गलत बात है। हाँ, पॉलिसीज के बारे में जब आपने कहा तो हमारी एक प्रॉब्लम है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आती हम पॉलिसी नहीं सोचते। मैं पॉलिसी प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हम उसको डिसेक्शन करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद पॉलिसी बनाएंगे। बिल्कुल। जबकि प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग बहुत जरूरी है। पहले से ही हमको सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या पॉलिसी है। ये हमारे पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता है, क्योंकि हमने ब्रिटिश से पॉलिसी मेकिंग सीखी थी, सीखी नहीं थी, हम थोप लिए थे कि ये ब्रिटिश से पॉलिसी मेकिंग, तो हमने सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए। बिल्कुल। आप एक सर एजुकेशनिस्ट हैं एंड एज वेल एज आप गवर्नमेंट एडवाइजर हैं, तो एजुकेशनिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एडवाइजर, लेट्स कंसिडर दिस। तो आई वुड लाइक टू नो कि हमारा जो एक पहले ट्रेडिशनल मेथड था एंड जो एक अभी का हमारा मेथड है, लाइक वी इंक्लूड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, व्हाट डू यू थिंक विच वन इज द बेस्ट? नो नो, आई डोंट, इवोल्यूशन है। ओके, इवोल्यूशन, दिस इज इवोल्यूशन, ये होता रहेगा। तो टेक्नोलॉजी को खराब कहना भी अच्छी बात नहीं है और ट्रेडिशनल एजुकेशन को खराब करना भी गलत बात है। कारण क्या है कि जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन में थे तो इंडियन ग्रेजुएट्स यूएस में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते थे बेहतरीन माने जाते थे। इसका मतलब देयर इज समथिंग इन आवर ट्रेडिशनल सिस्टम जो बहुत अच्छा है, जो दुनिया भर में चल रहा है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम थे, इसलिए वो यूएस जाते थे और यूएस में बड़े हो जाते थे। आप नाम लो, सब बड़े हैं। तो ट्रेडिशनली वी हैव बीन वेरी गुड इन स्कूल एजुकेशन। जैसे रामानुजन, आर्यभट्ट। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसमें। एक कॉन्सल जनरल थे यूएस के, तो मुझसे कांटेक्ट किए कि मैं आना चाहता हूँ नासिक। मैं बोला आइए। तो बोले एक राउंड टेबल करना चाहते हैं। राउंड टेबल? हाँ, एक राउंड टेबल विद थिंक टैंक के साथ राउंड टेबल करना चाहते हैं, आइए। एक राउंड टेबल मैंने ऑर्गेनाइज किया। कन्वीनर मैं था, कॉन्सल जनरल एक साइड बिजनेसमैन थे सब। हाँ, जो तो डिस्कशन में उन्होंने यूएस बेचने की कोशिश की। यूएस बेचने? हाँ, कि अरे यहाँ के बच्चे वहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है। तो मैंने बोला कि मैं इंडियन सिस्टम का निकला हूँ, हायर एजुकेशन मेरा यूएस हुआ, मैं दोनों सिस्टम देख चुका हूँ। तो मैं एक स्टेटमेंट करना चाहता हूँ कि आप जितना भी यूएस को बेचो, लेकिन यूएस का हायर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये एग्री, लेकिन इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज बेटर देन द यूएस। तो मेरा आइडिया है कि आप यूएस के बच्चों को इंडिया भेजिए स्कूल पढ़ने के लिए, और मैं हायर एजुकेशन के लिए यूएस भेजता हूँ। दिस इज ए गुड गिव एंड टेक। लेकिन यूएस तैयार नहीं था। यूएस तो अपने आप को दुनिया का दादा मानता है वो। तो उसको अच्छा नहीं लगा जब मैंने बोला कि इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज बेटर देन। बट राइट टाइम पे राइट नॉइस करना ना जरूरी है, ताकि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी है उसको समझ में आए तो सामने वाला कमजोर नहीं। तो वी मेड दिस नॉइसेस, और हम सक्सेस स्टोरीज जो इंडिया की बताते हैं बाहर जाके, उसके पीछे इंडियन स्कूल सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन। एंड वी वुड लाइक टू नो योर आपकी कौन सी एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी है, जैसा कि अभी आपने बताया एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा जो आपको बहुत पसंद आई एंड आपका उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक पॉलिसी है 2009 की। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज है, बट जो पॉलिसी बनाने में जो सोच रहती है वो अलग चीज है। तो उसमें क्या था कि हम चूंकि स्कूल से कॉलेजेस से टैक्सेस नहीं लेते, दे आर टैक्स फ्री, तो हम लोग सोचते थे कि स्कूल्स और कॉलेजेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू द सोसाइटी। चूंकि हम टैक्स नहीं ले रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि दे शुड कंट्रीब्यूट। या दो ऑप्शन थे, या तो हम टैक्स इंपोज कर दें ऑन स्कूल्स कॉलेजेस और आस्क देम टू कंट्रीब्यूट। तो स्कूल्स कॉलेजेस ने बोला चूंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूंकि हमारे पास सब कुछ है, टीचर्स वगैरह हैं, तो हम कुछ हद तक बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, और गवर्नमेंट उतना पैसा हमको दे दे जितना वो गवर्नमेंट स्कूल में खर्च करते हैं, इररेस्पेक्टिव कि हम कितना खर्च करते हैं, आप उतना ही दो। तो ये पॉलिसी का सोच ये था कि द स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर नॉट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। That policy gave us a lot of
कंट्रीब्यूशन की। हर प्राइवेट स्कूल में एक गरीब बच्चे की का तबका 25% ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी नर्सरी का अगर स्ट्रेंथ 30 है तो मान लीजिए 32 है, तो 8 बच्चे होंगे जो गरीब बच्चे होंगे, उनके लिए रिजर्व सीट्स। हाँ, लेकिन उसी क्लास में पढ़ते हैं। ओके। हाँ। हाँ, तो उनकी एजुकेशन गवर्नमेंट बेयर करती है। 7,000 है जैसे छत्तीसगढ़ का पर स्टूडेंट कॉस्ट, तो वो 7,000 स्कूल को दे देती है। चाहे आपका फीस 50,000 हो, 60,000 हो, लाख रुपए हो, हमको मतलब नहीं, हम 7,000 रुपए देते हैं। हाँ। तो ये एक पॉलिसी है जिसने इंडियन लैंडस्केप में अपॉर्चुनिटी इक्वल कर दिया सबके लिए। हाँ, अगर आप 3 किलोमीटर के रेडियस में हो, आप गरीब हो, कोई बात नहीं, आप स्कूल में पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। तो वो एक पॉलिसी है जो बहुत संतुष्टि देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, स्टार्टअप मेंटर आप, और एज अ स्टार्टअप मेंटर आपकी जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज होती होगी स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, व्हाट डू यू सजेस्ट देम? देखिए, अभी तक ना जो मेजर स्ट्रगल है इंडियन स्टार्टअप्स में, हाँ, वो है आइडिएशन 1 एंड सेकंड इज फंडिंग। तो बाकी सब बीच की चीजें हो जाती। इंडिया में आइडियाज जनरेट नहीं होते, दूसरा है फंडिंग नहीं जनरेट होता। फंडिंग, हाँ, तो हमको बाहर देखना पड़ता है कि बाहर से वीसी फंड्स आए। मेरा ये कहना था कि एक छोटा सा ट्वीक कर देंगे हम लोग, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कंपनीज के पास 2% CSR फंड्स होते हैं, जितना भी आप कमाते हो उसका 2% आपको CSR में देना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहाँ करते हैं कि ये स्कूल का दीवार बना दो, हाँ, ये टंकी बना दो, पेंट कर दो, बच्चे का प्लेग्राउंड बना दो, यही चीजों में खर्च करते हैं जहां दिखता है कि हमने कंट्रीब्यूट किया। जबकि मेरा कहना है कि अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने के बाद उस फंड्स को आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वो टैक्स फ्री हो जाता है आपके लिए। हाँ, तो CSR फंड्स में एक क्लॉज डाल दें कि स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर CSR फंड्स टिल दे आर नॉट इन प्रॉफिट। जिस दिन प्रॉफिट में आ जाता है CSR फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, है ना। तब तक सपोर्ट करने के लिए CSR फंड्स, अभी CSR फंड पेड़ लगाने में, ये सब चीजों में जा रहा है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता नहीं है और स्किल डेवलपमेंट करता नहीं। ये एक चेंज आ गया ना तो मजा आ जाएगा। एग्जैक्टली। इंडियन इकोसिस्टम स्टार्टअप की और जो फॉरेन की है, जैसे आप US से तो वहाँ का कंसिडर करते हैं, तो दोनों के स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्योंकि अगर जो हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो कुछ ऐसे 90% स्टार्टअप्स स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया रहता है, बट एट द एंड वो डूब जाते हैं। लेट्स कंसिडर लाइक बायजूस, पेटीएम एंड ऑल। सो इट्स लाइक क्या डिफरेंसेस होते हैं इधर के आइडिएशन में या फिर एग्जीक्यूशन में और फॉरेन कंट्रीज के? देखिए, मुझे लगता है कि फेलियर रेट ऑलमोस्ट दुनिया भर में सेम रहता है, 5% से लेके 20% तक सक्सेस रेट होता है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम में क्या है, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्टार्टअप इंडिया, तो हम लोग सब लग गए स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। उसके लिए बेस तैयार नहीं किया। बेस क्या होता है कि यहाँ पे हमारा स्कूल सिस्टम तकलीफ में आता है। हमारा स्कूल सिस्टम इज डिसिप्लिन बेस्ड, करिकुलम बेस्ड, एग्जाम बेस्ड। मेरे डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है, मैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसके अलावा कुछ सोचता नहीं, और सोच नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना टाइट कर दिया जाता है 220 दिन में, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये होमवर्क करो, ये करो, उसके बाद एग्जाम। 75% अटेंडेंस होना चाहिए और 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, हाँ, साल में। वो उसके अलावा आप होमवर्क रहता है, फिर आजकल पेरेंट्स में ट्यूशन रहता है, हाँ, वो फैशन है एक। तो बच्चा इतना एंगेज रहता है, उसके पास सोचने का समय नहीं रहता, सोचने के लिए समय चाहिए, और बाकी टाइम वो मोबाइल में लगा रहता है। हाँ, तो जब तक आप स्कूल लेवल पे सोचोगे नहीं, योर थिंकिंग प्रोसेसेस डू नॉट अलाउ यू टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस। बच्ची कसर जो है ना, वो पेरेंट खत्म कर देता है। वो बच्चा बड़े होते तक तू मत सोच, हम लोग हैं तेरे लिए सोचने के लिए, वो सोचने नहीं देता, बच्चे को प्रॉब्लम आने नहीं देता। ये टिपिकल इंडियन पेरेंट है।
वहाँ क्या है, वो लोग इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तेरा प्रॉब्लम है, तू जान, हाँ तू अलग रहना चाहता अलग रहे। तो वो फ्रीडम में क्या है, ऑल ऑफ देम, बिल गेट्स लोगे आप, स्टीव जॉब्स लोगे, ये सब लोग जो हैं ये सेल्फ मेड पीपल हैं। हाँ, तो इनके, और लाइक एलॉन मस्क है, उसके पेरेंट्स को तकलीफ थी। हाँ, तो इस तरह के स्ट्रगल्स जो है ना, जिसमें आदमी फ्री रहता है, तो वो प्रॉब्लम्स खोजता है, सॉल्यूशंस खोजता है, वो हमारे इकोसिस्टम में है ही नहीं। इस वजह से फेलियर्स ज्यादा होते फेलियर्स ज्यादा इंडिया में। हैं। तो क्या लाइक पेरेंटिंग टिप्स में क्या एडवाइस कर सकते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट्स जैसे इट्स योर लाइक आपकी जो मेथोडोलॉजी थी कि आप स्कूल्स नहीं गए थे बिकॉज यू हैव योर ओन लाइक आपकी मजबूरी थी, बट हर कोई ऐसे स्कूल बंक करके या फिर क्योंकि पेरेंट्स फोर्स देम टू गो टू स्कूल, सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू पेरेंट कि एक बच्चे को इनफ समय मिल जाए कि वो सोच सके अपने बारे में, उसे क्या करना है, उसके क्या गोल्स हैं, उसकी क्या हॉबीज हैं। सो व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू पेरेंट्स? इट्स नॉट एज इजी हाँ जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि पेरेंट भी कुछ बैकग्राउंड से ही, बैगेज से ही बोल रहे हैं। वो एग्जैक्टली। जनरेशन पहले 15 साल में एक आता था, एवरी 15 ईयर्स देयर वाज अ जनरेशन। आजकल 5-5 साल में जनरेशन बदल रहा है। 5-5 साल में जनरेशन और 7 दिन में वायरल हो कंटेंट। जाएगा। तो आप जो सोच रहे हो, आज स्कूल का बच्चा ये नहीं सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है और आगे सोच रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, पेरेंट अभी वहीं पे है, टीचर अभी वहीं पे है, आगे जो बच्चे की जनरेशन है वो कहीं आगे है। हाँ, ये अलग अजीब टाइप की स्थिति है। तो पेरेंट को या तो क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई इन लोग ना हमसे कई चीजों में आगे हैं, एक्सपीरियंस में मैं आगे हूँ। अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा पेरेंट और टीचर, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा चेंज। अभी क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं नॉलेज में तेरे से ज्यादा हूँ, इसलिए मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर। हाँ, जबकि तुम यूट्यूब नहीं समझते, हाँ बहुत सारी चीजें नहीं समझते। तो पेरेंट का रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर का नहीं। तो ढर्रे में स्कूल्स चलती रहेंगी और सोचने का समय बच्चे के पास नहीं रहेगा। एग्जैक्टली सर, आपने जीटीबी के साथ, सुभाष चंद्रा के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, एंड मैनी मोर देन दिस। सो लाइक अभी जस्ट आपने बोला कंटेंट, सो 7 दिन में वायरल कंटेंट बदलता है। आपने बोला एल्गोरिदम, सो डज एल्गोरिदम रियली मैटर्स इन सोशल मीडिया? इट मैटर्स, इट मैटर्स। इट मैटर्स। बैक एंड में जितने मेजर सोशल मीडिया है आपके पास, एक्स को या ट्विटर को अभी छोड़ देते हैं, हाँ क्योंकि अभी लिया इन्होंने, बट ये क्या करते हैं कि चाहे गूगल हो या मेटा हो, ये सब लोग स्टडी करते हैं पीपल के हैबिट्स। इतना डेटा है इनके पास, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम मिला के एक कॉन्टिनेंट है। हाँ, तो इतना डेटा इनके पास है कि ये स्टडी करते हैं, और इनको स्टडी करने से पता चलता है कि मैं अगर एल्गोरिदम नहीं बदलूंगा तो नोबडी विल पे फॉर माई एड्स, क्योंकि क्रैक कर जाते हैं ह्यूमन माइंड वेरी फास्ट। आप लोग 2-3 दिन देखोगे, 7 दिन देखोगे, हफ्ते भर देखोगे, महीने भर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज चल रहा है। Actually, I just want to interrupt. Most of the audience or people don't know what is the correct way of an algorithm, how it works and all. So I'd like to ask you, can you please explain this term, algorithm, how it works? So this is a formula which works in the back end. कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, तो आपके इतने व्यूअर्स आएंगे। ये नहीं किया तो व्यूअर्स नहीं आएंगे। हाँ, तो ये क्या है, 1%, 2%, 3% तक व्यूअर्स भेजते हैं बस, हाँ, उस कंटेंट को जो सर्च कर रहा है। तो ये इसलिए करते हैं कि 97% अगर नहीं भेजे तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर एडवर्टाइज करूंगा कि और लोग मेरे कंटेंट को देखें। तो बेसिकली दे वांट देयर एल्गोरिदम टू वर्क टू प्रमोट एडवर्टाइजिंग। हाँ, वो जिस दिन हम समझ जाते हैं उस दिन वो बदल देते हैं उस एल्गोरिदम को। और अभी अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बदला है, जस्ट नाउ, 2-3 दिन 4 दिन ही हुए हैं, ये एक एल्गोरिदम बदला है। इसको डिसाइफर करने में महीना भर लगेगा लोगों को, एक्सपर्ट्स को। तो तब तक वो क्या करेंगे, इतना जबरदस्त एडवर्टाइजिंग चलेगा, हाँ, कि आपको पैसा आता रहेगा। हाँ, तो ये एल्गोरिदम इज इम्पोर्टेंट, और आदमी को एल्गोरिदम समझना चाहिए। तो
algorithm works in two ways. One is whom to send to which content, and what are the timings in which content will do well. ये दोनों चीजें समझना पड़ेगा. Okay. So I just got a little distracted from the topic, which is our Indian startup ecosystem. So we would like to know कि अगले 10 साल में कौन सा ऐसा जोनर है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग नेक्स्ट यूनिकॉर्न देख सकते हैं. देखिए मेरी किताब जो है हाँ. इंडिया एट 2047, हाँ. उसमें मैंने यही चीज लिखा है जो आप पूछ रहे हैं. हाँ. कि 2047 तक हमारे देश में और दुनिया में क्या क्या होगा. तो वन इज कि देयर आर अ लॉट ऑफ मल्टी स्किलिंग व्हिच विल हैपन इन स्टार्टअप्स. तो उसमें क्या होगा, जैसे कोविड में क्या हो गया कि अभी तक नीट जेई हम लोग दो अलग अलग भाग होते थे. हाँ. मेडिसिन इंजीनियरिंग कोई इंटरसेक्शन नहीं होता था. कोविड आया तो इंजेक्शन जितना, वैक्सीन जितना इंपॉर्टेंट रहा, उतना ही इंपॉर्टेंट रहा आपका ऑक्सीमीटर. यानी टेक्नोलॉजी मेड इनरोड्स इनटू हेल्थ इतना ज्यादा कोविड के टाइम में, हाँ, कि आपको लगा कि अरे मेडिसिन और टेक्नोलॉजी का मेल या शादी हो गई है. तो कोविड के बाद में वी हैव सीन प्रोडक्ट्स, हाँ, हेल्थ टेक प्रोडक्ट्स. तो टेक के साथ एक और चीज जुड़ता है, एडटेक, फिनटेक, हेल्थ टेक. ये मल्टी स्किलिंग है. ये आगे जाके और बड़ा हो जाएगा. हाँ, तो आप सिंगल यूनिटरी मेथड पे प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए. लुक एट ए लार्जर पिक्चर और 360 डिग्री. दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विल इंप्रूव. तो जैसे स्पेस है, इज गोइंग टू बी बिग. क्योंकि जैसे जैसे पानी कम होता रहेगा हमारे पास और क्राउडिंग बढ़ जाती है अर्थ पे, तो वी स्टार्ट लुकिंग एट स्पेस. तो स्पेस मिशंस बड़े बड़े हो जाएंगे, स्पेस टेक बड़ा हो जाएगा. प्लस जरूरी नहीं है कि हमको जाके वहां रहना है. स्पेस से कुछ चीजें हम यहाँ लाना चाहते हैं. तो वो चीजें क्या है, चीजें बहुत सारी चीजें हैं जो करना चाहिए. स्पेस टेक इज बिग. हेल्थ टेक, और हेल्थ टेक में ना और स्पेसिफिक हो जाएगा. जैसे मोबाइल एडिक्शन है, हाँ, मेंटल हेल्थ का इश्यू है. मेंटल हेल्थ विल बी बिग, बहुत बड़ा हो जाएगा. तीसरा है अटेंशन इकोनॉमी, हाँ, इज गोइंग टू बी बिग. यानी एवरीबॉडी इज फाइटिंग फॉर माय अटेंशन. हाँ, तो एडवर्टाइजर फाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया फाइट कर रहा है, एजुकेशन फाइट कर रहा है. सब लोग मेरे अटेंशन का पैसा देके खरीदना चाहते हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी बिग. अटेंशन इकोनॉमी में सोशल मीडिया का ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, एंड इट्स लाइक कंटेंट क्रिएशन का. सो ओके, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए, अटेंशन इकोनॉमी के ना नए तरीके आ जाएंगे. हाँ. अभी जो तरीके हैं वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगे. 10 साल बाद अगर देखोगे तो मैं आपका अटेंशन छीनने के लिए ना, मैं हो सकता है आपके पास चिप डालूं. अभी भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा बहुत हाई शुगर रहता है, 500 से 600 के बीच नॉर्मली रहता है, विच इज सपोज टू बी वेरी हाई. लेकिन मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो रिस्क मेरे रहता है कि कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए. 24 घंटे मॉनिटरिंग रहती है. कैसे करते हैं, यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, उसको टेप कर दिया गया, उसमें एक सिम है. तो वो मशीन में एक सुई लगा हुआ है, वो सुई मेरे ब्लड को टच कर रहा है. तो ये मशीन क्या कर रहा है, मेरे ब्लड को सिम के थ्रू उसको एनालाइज करके मेरे डॉक्टर जो चेन्नई में है उनके पास भेजता है. वो 24 घंटे मेरा ब्लड शुगर देख रहे हैं, अरे अभी कितना है, अभी कितना है, अभी कितना है. और चूंकि सिम है तो जीपीएस है, इसका मतलब वो दिखा रहा है कि मैं आज यहाँ बैठ के स्टूडियो में आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ. मान लो डॉक्टर को दिखा कि 600 हो गया. हाँ. तो वो क्या करेगा, चूंकि मेरा लोकेशन जानता है, वो नियरेस्ट फार्मा एक खोजेगा और वो बोलेगा एक टैबलेट दे के आओ डॉक्टर के पास. तो वो आएगा, मेरे को देगा और मेरा शुगर ठीक हो जाएगा व्हाइल आई एम ऑन द जॉब. दिस इज टेक्नोलॉजी. और इसमें खास बात क्या है, मशीन किसी ने बनाई, सैमसंग ने, और दवाई किसी और ने बनाई, डॉक्टर कहीं और है, सबका 8% सैमसंग खा रहा है. क्योंकि वो ही इज एनेबलिंग द सेल ऑफ डॉक्टर्स फीस एंड ऑल्सो द मेडिसिन. तो मैन्युफैक्चरर जो अभी तक इम्पोर्टेंट था वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ट्रेडर इम्पोर्टेंट हो गया. हाँ, तो ये मशीन जो है, ये क्या होगा, अब मेरे इन लोग, ये मशीन हट जाएगी.
अब सीधा ये लोग ब्लड में चिप डालते हैं, चिप, वेदर इट इज इन द ब्रेन और वेदर इट इज इन माई बॉडी, चिप्स और सेंसर्स आर गोइंग टू बी वेरी इजीली, यानी एक छोटा सा माइक्रो चिप जो आता है, नैनो चिप जिसको बोलते हैं, वो आप इंजेक्शन से डाल सकते हैं। तो जब इतना अंदर घुस जाता है तो आप सब चीजें कंट्रोल करने लगे, मेरा ब्रेन भी कंट्रोल कर लिया, मैं क्या सोच रहा हूँ उस हिसाब से कंटेंट आएगा, क्योंकि वो चिप बता रहा है कि ये अगर आज मान लो रोमांटिक मूड में है तो फ्लावर्स के ऐड आने लग जाएंगे, हाँ, या कोई रोमांटिक मूवी का ऐड आ जाएगा, या नेटफ्लिक्स का ऐड आ जाएगा कि आपके रोमांटिक, हाँ, अगर मैं यानी बहुत दुखी हूँ, हाँ, तो कुछ नैपकिन्स के ऐड आ जाएंगे, हाँ, पोंछने के लिए, हाँ, या इस तरह की चीजें आ जाएंगी, तो या डिप्रेशन के टैबलेट्स आ जाएंगे इसके, तो वी विल बी मोर कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजी देन वी आर करेंटली। बिल्कुल। ओके, startup ecosystem में, like as a startup mentor, what do you observe in a startup उस आइडिया को ग्रो करने के लिए, या फिर आप मेंटरशिप उसको प्रोवाइड करने के लिए, हाउ डू यू अग्री, व्हाट डू यू सी इन अ स्टार्टअप? See, the first thing I see is whether the genesis of the startup, या उसकी सोच जहाँ से उद्गम हो रहा है वो कितना रियल है। मैं अगर नौकरी नहीं मिला और मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि मैं खाली नहीं बैठा हूँ, फाउंडर का अगर टैग लेके या कार्ड लेके स्टार्टअप शुरू कर देता हूँ क्योंकि मम्मी पापा का पैसा है, आई विल से नो नो। तो वो इम्पोर्टेंट है, द इनिशियल जेनेसिस इज इम्पोर्टेंट, वन। सेकंड है प्रोमोटर में इंटेंट कितना अच्छा है, हाँ, क्या वो पैशनेट है ये करने के लिए या नहीं। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखोगे कई बार इवन इफ द आइडिया इज नॉट गुड एंड द प्रमोटर इज गुड, हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। और तीसरा क्या है कि वी थिंक कि द एफर्ट समबडी हैज पुट, कि नहीं मुझे पैसा मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा वाला जो सोच है वो अब नहीं चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। आप अगर सीरियस नहीं हो तो आपको फंडिंग मिलेगा ही नहीं, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो अपना पैसा डालोगे नहीं, दूसरों का पैसा डालेंगे, इसका मतलब यू आर नॉट ए रिस्क टेकर। दूसरे का पैसा डालोगे तो आई एम वेरी क्लियर कि एफर्ट नहीं डालोगे तो फंडिंग नहीं मिलेगा। जो प्री कॉन्सेप्ट फंडिंग होता था वो नहीं है। सर, वी वुड लाइक टू नो योर स्टोरी ऑफ जी टीवी। आपकी जो अमिताभ बच्चन के साथ थोड़ी सी डिबेट हुई थी, व्हाट इज दैट स्टोरी? मैं होटल मैनेजमेंट किया और ताज चला गया मुंबई में, गेटवे के पास में एक ताजमहल होटल है, तो उसमें काम कर रहा था। तो लक अच्छा था मेरा, तो 6 महीने में स्ट्राइक हो गया और 500 कमरे हैं उस होटल में। हाँ, तो होटल फुल था और स्ट्राइक पे चले गए जो क्लीनर्स वगैरह, क्लास 4 स्टाफ, और मैं ट्रेनी था। तो मुझे क्या था, मैनेजमेंट ट्रेनी था। तो हम लोगों ने क्या किया, बोला कि हम लोग संभाल लेंगे, गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए स्ट्राइक को। हमने संभाल लिया होटल। 7 दिन के बाद उन वर्कर जो स्ट्राइक कर रहे थे उनको पता चल गया कि होटल रुक नहीं रहा, तो वो लोग वापस आए। तो एज एन इंसेंटिव मुझे प्रमोट कर दिया गया, तो मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। मुझे होटल में ही कमरा दे दिया गया, नीचे रहता था मैं। तो मैं क्या, काम करके मैं जाता नहीं था क्योंकि खाना वाना तो मेरे बना नहीं सकता था, तो वहीं बैठ के खाता था रेस्टोरेंट में। तो सुभाष चंद्रा जो हैं उस टाइम दिल्ली से आए थे, उनके पास 2-2.5 करोड़ रुपए थे। ही वॉज लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो बैठ के हम लोग बात करते थे, मैं गेस्ट आया हुआ है, बात कर रहे हैं, वो डेली रात को एक स्कॉच पीते थे। तो मैं बात करते करते, हम लोग कुछ भी बात करते थे, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, सब बात करते थे। तब उनके दिमाग में भी टीवी नहीं था, मेरे दिमाग में टीवी नहीं था। ये बात हो गई। फिर उनको मैं होटल से शिफ्ट होके गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया। तो खोज रहे हूँ मेरे को, कहाँ गया ये, कहाँ गया करके। 2 साल बाद एक कॉल आता है मेरे पीसीओ पे, ऑफिस के पीसीओ पे, कि सुभाष चंद्रा कॉल कर रहे हैं। उसी दिन क्या हुआ, मेरा सेक्रेटरी मुझे बोलता है कि आप इतना काम करते हो, बाकियों को भी काम करना पड़ता है। तो मैं बोला ये कौन सा सर्विस है जिसमें ज़्यादा काम करो तो तकलीफ। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, वो यंग था उस टाइम। तो सुभाष चंद्रा का कॉल मिला मुझे,
बोले जवाहर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हम लोग एक टीवी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बोला आ जाता हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन ऐड कर रहा था, तो मैंने उस दिन चिट्ठी लिखी कि मुझे 1 साल की स्टडी लीव चाहिए, और लिख के मैं चला गया। उस दिन बस में चढ़ा और फिर चला गया। दिल्ली से बम्बई बस में गया हूँ। और सुभाष चंद्र बोले जवाहर आ जा, मेरे को ज़रूरत है। मैं बोला ठीक है। कैसे आपने सोचा कि नया आदमी, एक टीवी में मेरा कोई एक्सपोजर नहीं। बोले नहीं, तेरा आइडिएशन अच्छा है, तू आइडिया अच्छा निकालता है। तो बोले ठीक है। तो ऐसा जी टीवी में मेरा जर्नी शुरू हुआ। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 7 एम्प्लॉइज ऑफ जी। तो जी में जब मैं बड़ा हो गया, धीरे 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 वाइस प्रेसिडेंट हो गया मैं, सीखते सीखते सीखते। तो एक दिन मुझे कॉल आया सुभाष जी से कि यार समबडी इज देयर। उनको पता था मेरा, मैं 12 साल हम लोग साथ काम किए, वो सब पता था कि मैं अमिताभ बच्चन का बुरा फैन हूँ, कोई पिक्चर छोड़ता नहीं हूँ। तो वो बोले कोई आया हुआ है, मिलना चाहते हो? मैं बोला 23 टाइम्स मैंने शोले देखा, और उसके बाद गिनना छोड़ दिया, यानी 23 के बाद भी देखा हूँ। मुझे सब याद है। कोई भी कि मैं, तुम सांबा हो गया, तेरा क्या होगा सांबा बोल सकता। हाँ, तेरा क्या होगा कालिया है, लेकिन मैं तुमको सांबा बोल। अच्छा, तो सुभाष चंद्र का फोन आया, मैं चला गया। मुझे नहीं पता था अमिताभ बैठे हैं उनके साथ। अमिताभ बच्चन वॉज एन NRI। हाँ, तो उन्होंने यूके का सिटीजनशिप लिया था, और यूके में उन्होंने उस टाइम एक सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया था। सैटेलाइट चैनल नहीं था, केबल टीवी था। उसका नाम था एशियन टीवी। तो उनके भाई यूके रहते हैं, अजिताभ जो हैं वो यूके रहते हैं, तो वो संभाल रहे थे। एशियन जितने हाउसेस थे उसमें उनका केबल लगता था। उनके पास कंटेंट कम पड़ रहा था। तो वो सुभाष जी से बात करने आए कि आपका पुराना कंटेंट जो अब नहीं चल रहा है वो हमको बेचिए। तो इतने में बात हुई कि मैं ABCL बना रहा हूँ, कुछ पिक्चरें बना रहा हूँ, ऐसा सुभाष जी से बात हुआ होगा। तो सुभाष जी बोले यार तुमको एक आदमी से मिलना चाहिए। कौन है? बोले यार वो आदमी प्रेडिक्ट करता है कि ये सीरियल चलेगा, पिक्चर चलेगा, उसको गट फीलिंग बहुत अच्छा है। तो तब मेरे को फोन किए, मैं अंदर आया, मैं बोला अमिताभ बच्चन। तो मुझे शॉक ऑफ माई लाइफ था कि मैं इस आदमी को अडोर करता था। और मैं मिला मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने मिला। और उसके बाद सुभाष जी ने बोले जवाहर ये ना पिक्चरें बना रहे हैं, फ्लोर पे पिक्चरें जाने वाली हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम जाके ना इनकी पिक्चरें देख लो, और देख के इनको एक एनालिसिस बना के दे दो। बोले कुछ चार्जेस है तो बता दो। मैं बोला अमिताभ बच्चन है तो मैं चार्जेस ही नहीं लूंगा उनसे कोई। हाँ, तो हुआ ऐसा। तो एक प्राइवेट स्क्रीनिंग मेरे लिए अमिताभ बच्चन के घर पे, प्राइवेट स्क्रीनिंग का उनका 45 सीटर ये था। तो उसमें मुझे ले गए, और शेड्यूल्ड डेट पे मुझे पिक्चरें दिखा दी, 9 पिक्चरें। अब 9 पिक्चरों में से मुझे नोट्स लिख रहा था मैं। मुझे लगा कि एक पिक्चर चलेगी, बाकी पीट जाएंगे, और मैंने रिपोर्ट बना के अमिताभ बच्चन को दी थी। मुझे बुलाए, बोले ये क्या बदतमीजी है। मैं बोला क्या बदतमीजी? बोले 8 पिक्चरें पीटेंगी मेरी। मैं बोला हाँ पीटेंगी। और एक ही चलेगी? मैं बोला हाँ एक ही चलेगी। तो बोले आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ? मैं बोला आपने मुझे बुलाया, मैं तो आया नहीं रहता। तो मेरा झगड़ा हो गया। हाँ, क्योंकि मेरा भी ईगो था, तो झगड़ा हो गया मुझसे। वो बोले ठीक है, ये रिपोर्ट मैंने रख ली है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं वैसे। बहुत रूड तरीके से बोला। मैं बोला मुझे भी नहीं ज़रूरत है। हाँ, मैंने आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया है, ये सिर्फ अमिताभ बच्चन ने करके मैंने किया। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आप ABCL की पिक्चरें आई, 8 पीट गई, एक पिक्चर चली तेरे मेरे सपने। फिर भी वो आदमी का ईगो इतना था, उसने जया बच्चन को बोला कि एक बार जवाहर सर को बुलाओ। जया बच्चन ने फैक्स किया मुझे कि आपको याद कर रहे हैं करके। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। तो वहां खत्म हो गई बात। मैं अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, वो अपना कोशिश कर लिया, मैं गया नहीं, वहीं खत्म हो गया। तो उसके बाद कभी मिले नहीं हो? नहीं, मैं मिला नहीं, मैं कोशिश नहीं किया मिलने के लिए। ओके। हाँ, मैं मिलना नहीं चाहता। लेकिन अभी भी आइडल वही है? हाँ, मेरे लिए। ओके। देखिए, मैं उनके पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना। हाँ हाँ, मुझे सिर्फ उसके पिक्चरों से लेना देना था, क्योंकि मैं इडली बेचते टाइम जो पिक्चरें देखता था हाँ हाँ उसमें अमिताभ एक मेजर रोल था। हाँ। हाँ, वो हमारी उम्र के टाइम में अमिताभ बड़ा हो रहा था।
तो वी हैव ग्रोन विथ हिम, तो उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल। आपने सर अभी जस्ट बोला कि आपने 7 मूवीज को रिव्यू करा अमिताभ बच्चन सर की, तो आप एक मूवी रिव्यू करने में बेसिकली कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करके उसको रिव्यू करते हैं कि ये मूवी चलेगी, ये मूवी नहीं चलेगी, ये कंटेंट वायरल होगा, ये नहीं होगा? देखिए मुझे क्या लगता है हाँ। कि मैं रास्ते का आदमी, हाँ आप कुछ भी नाम दे दो, एडवाइजर ले लो, कुछ भी कर लो, दिल से मैं रास्ते का आदमी। मुझे समझ में आता है कि मास कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें अगर पिक्चर में है या वायरल कंटेंट में है या बुक में है, वो मुझे समझ में आता है कि गट फीलिंग ये है कि ये पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी। और बहुत कम टाइम हुआ, यानी मेरा सक्सेस रेशियो 93% माना जाता है अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में, कि मैं प्रेडिक्ट सही कर लेता हूँ। तो वो मेरा गट फीलिंग जो है वो पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन आया ये कि मैं रास्ते का आदमी। हाँ एलिट क्लास नहीं हूँ, मैं 8 फिल्म्स देख के अप्रिशिएट नहीं कर सकता। हाँ कि ये एक बत्ती मोमबत्ती जलाता वो 10 मिनट दिखा देगा, आई कांट अप्रिशिएट दैट। हाँ तो मैं वही कंटेंट पसंद करता हूँ जो लोगों को पसंद आएगी, और वो कंटेंट मैं पहचान पाता हूँ। हाँ वो गट फील अगर आ गया ना मुझे, जैसे स्त्री 2 देखूँ, पहला शो देखता हूँ मैं और रिव्यू लिख देता हूँ, वो रिव्यू सही रहता है। तो आप देखोगे जितने रिव्यूज हैं मेरे, वो फर्स्ट डे लिखी हुई हैं और चल जाती हैं। अगर मैं और ख़राब लगी तो मैं बोल देता हूँ ख़राब। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख हाँ मैं जैसे कल देखा हूँ पिक्चर फ्री, तो होमवर्क उतने दिन नहीं रखता हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे अगर 5 पिक्चरें रिलीज हुई तो फ्राइडे से शुरू करता हूँ और संडे में ख़त्म करता हूँ। Okay. Sir, we would like to know कि you are a TEDx speaker and you have taken more than 1500 plus seminars, lectures and workshop in 75 countries. So, how's your experience? How's your journey? कैसे like 1500? It's a big number. Have you ever think about this? 1632 हाँ, कल तक IIM का लास्ट है मेरा, 1632. 1632 है और 76 कंट्रीज हैं। ये ना इत्तेफाक से हुआ। मैं धारावी में गरीब बच्चों को पढ़ाता था, मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं बोल सकता हूँ, आई डिडंट नो कि आई कैन कम्युनिकेट ओके। तो धारावी में जब बच्चों को पढ़ाता था ना तो मजा आता था बहुत। दे डिडंट नो इंग्लिश, तो कम्युनिकेशन में ना इतने थॉट्स उनके तरफ से आते थे। बिलीव मी, जो गरीब बच्चा होता है उसके थॉट्स बहुत रिच होते हैं, जो अमीर बच्चा होता है उसके थॉट्स में रिचनेस नहीं होती। अमीरी होगी, उसका शर्ट अच्छा होगा, लेकिन थॉट में रिचनेस नहीं होती। तो ये लोग कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे ड्राई आइस तुम लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, मैंने एक बार पूछ लिया ड्राई आइस क्या होता है, तो उसने बोला सूखी आंखें। हाँ ये मेरे सोच में नहीं आएगा ये चीज़, हाँ लेकिन उसके सोच में आता है। तो इन बच्चों के साथ रह के मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया। हाँ जो फ्लोरिंडा टीचर ने अंग्रेजी सिखाई वो ट्राइड आउट नहीं था, वो मेरे और फ्लोरिंडा टीचर के बीच का इंटरनल कॉन्वर्सेशन था, उसको मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन इन बच्चों ने मुझे मौका दिया ट्राई करने का। और फिर ZTV में मैं क्या करता था, कॉन्फिडेंस भरा हुआ था मेरे पास, क्योंकि मैं सोचता था कि जहाँ था वहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ तो कुछ तो है मेरे अंदर, तो कॉन्फिडेंस बहुत था। गलत सही कुछ भी बोल देता था। तो मेरे ट्रेनिंग सेशंस जब मैं जी के इंटरनली लेता था बहुत मज़ेदार होता था। हाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जवाहर ग्राफ करके मैं एक चलाता था। जवाहर ग्राफ यानी मेरी सोच थी, सुभाष चंद्रा को मैंने बोला था कि एंटरटेनर्स जो होते हैं, चाहे फिल्म के हो या टीवी के हो, वो खुश रहने चाहिए तभी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलेगा। तो मैं क्या करता था, एक फ्लोरेसेंट शीट ऑफ पेपर मेरे लिए मंगाते थे, उसको पतले पतले स्ट्रिप्स काटता था और स्केच पेन से एक लाइन लिखता था और उसको नोटिस बोर्ड में लगा देता था। यानी हर आदमी जो जी में काम करता था वो अंदर आता था तो वो पढ़ता था। तो उसमें क्या लिखता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, माई मदर इन लॉ ओनली विजिट्स मी ट्वाइस अ ईयर, हाउ लकी, डैश डैश डैश। और सेकंड लाइन था, एंड ईच टाइम शी स्टेज फॉर 6 months। एक ही ऐसा, तो कुछ भी क्रेजी लिखता था।
दूसरा लिखता था मैं, जैसे बम्बई में ना दीवारें बहुत पतली होती हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है, तो द वॉल्स ऑफ माई अपार्टमेंट आर सो थिन दैट ईच टाइम माई वाइफ पील्स ऑनियंस द नेबर्स क्राई। हाँ, ऐसा कुछ ना लिखता था जिससे कि स्माइल आता था जो अंदर घुसता था, तो वो खुश रहता था। तो जवाहर ग्राफ इतना हिट हो गया कि जी टीवी में हर रोज 7:30 बजे सवेरे जवाहर ग्राफ चलाना शुरू कर दिया। हाँ, कि लोग स्माइल करें। अभी भी वो अवेलेबल है YouTube पता पे? नहीं मुझे, नहीं नहीं, जो यूट्यूब तो था ही नहीं हमारे पास उस टाइम। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो है ना, ये एनरिच हो गया, और फिर ये टेडेक्स ये वो सब चीजें चलने लगी। Like for a public speaker, what would you suggest them to be on TEDx like you? सी वन थिंग आई हैव लर्नड, अगेन हो सकता है मैं रास्ते का आदमी हूँ इसलिए, कि द रिचनेस ऑफ योर लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। शशि थरूर हर आदमी नहीं बन सकता, बट द वे यू कम्युनिकेट, the more number of people connect means you are a hit. I think this connection between you and your audience comes from your story, Yes, and that is your real story. that is a real story, and also I talk very casually. यानी आप मेरे से बात कर रहे हो आज, कोई फॉर्मल टॉक नहीं हो रहा। हाँ, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ। दिस वर्ड मस्त इज नॉट यूज्ड जनरली, हाँ, बट आई यूज इट। हाँ, आई वांट टू यूज इट। Like आप अभी recently आपने 60 क्रॉस करा? नहीं, अभी नहीं, मैं अक्टूबर 12 को 60 हूँ। ओके, अक्टूबर 12 को। अभी रिसेंट टाइम में हम लोग आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स। मैं हर पॉडकास्ट में इस पे बात करता हूँ, एंड इट्स माय ड्रीम टू राइट अ बुक ऑन दिस टॉपिक, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप्स. So what do you observe, and what would you like to suggest to a couple or to a youngsters or a youth? Okay. Is this good or bad? और अगर जो आपके ब्रेकअप्स होते हैं एक रिलेशनशिप्स में, so how to cope up with this, how to आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे सही रखना है, and So all that. I believe you are talking only of relationships which are romantic in nature. पिता पुत्र के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो क्या? We have these type of obviously relations, but it's like इस relation से हमें mental health issues नहीं है. हाँ, This girlfriend and boyfriend वाला relation. ओके, तो let's talk about that. मेरी एक किताब आई है जो अभी यूएस में चल रही है अच्छी, जिसका नाम है नो लव लॉस्ट। हाँ, मुझे पता नहीं इंडिया में बिक रही है कि नहीं बिक रही है, हाँ, लेकिन नो लव लॉस्ट इज ए गुड, अच्छी किताब वहाँ चल रही है। मेरा एक थ्योरी है जो हर यंग लड़का और लड़की को समझना चाहिए, एंड इट्स ए क्रेजी थिंग। मेरा नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा टेडेक्स में भी वही बात करूंगा। वो क्या है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट अ प्रूवन फैक्ट, लेकिन मेरा फीलिंग कहता है कि रिलेशनशिप्स में ना हर आदमी के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लव रहता है। जैसे 100 किलो लव है मान लो, तो वो अपने माँ बाप में बांटता है, भाई बहन में बांटता है, गर्लफ्रेंड के भी देता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी देती है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो वो कहाँ से लेता है? मम्मी पापा से निकाल के उसको देता है, या भाई बहन से लेके उसको देता है। ये 100 किलो ही रहता है टोटल। तो जिस समय ब्रेकअप होता है ना, दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लव फ्रॉम आइदर द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैक टू द पेरेंट्स और द ब्रदर एंड सिस्टर और फ्रेंड्स, बट द सम टोटल ऑफ लव विल रिमेन्स 100 kg। ये थ्योरी है मेरा, एंड इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है, इसका मतलब अमेरिका से दोस्ती है। मैंने पाकिस्तान का लव उठा के अमेरिका को दे दिया, रशिया का लव उठा के अमेरिका को, तो बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन सोसाइटीज, हाँ, देयर इज ए कॉन्स्टेंस ऑफ लव। यानी थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है ना, वैसे ही है ये थियोरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लव। तो मुझे लगता है कि द मोमेंट यू अंडरस्टैंड that any relationship is meant to break, जैसे आप स्टार्टअप में बोलते हो ना कि फेलियर के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही लव में मैं हर चीज पिंक देखता हूं, यानी एकदम 100% सही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी रेडी फॉर फेलियर ऑल्सो, यू शुड बी रेडी फॉर डेथ ऑल्सो।
इन लाइफ। तो यूथ को समझ में नहीं आता कि दिमाग क्लाउड कर देता है कोई भी रिलेशनशिप जो इस तरह का हो, वो फिर माता पिता भाई बहन सब भूल जाते हैं। बट इवेंचुअली व्हेन ब्रेक्स एंड आई फॉल बैक, तो मुझे लगता है कि ये गलत सिचुएशन है मेरे लिए, इसलिए उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हम क्या इसको पहले से तैयार कर सकते हैं इस थियोरी को कि भाई रिलेशंस आर मेंट टू ब्रेक और मेक, बी रेडी फॉर बोथ, तो डिप्रेशन के इश्यूज कम होते हैं। दैट यूथ नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स, वो करना पड़ेगा। सो वन इज अवेयरनेस ऑफ ब्रेकअप, यानी कोई ये नहीं सोचता कि मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन मर सकता है। हाँ, तो वैसे ही ब्रेकअप होगा करके कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ब्रेकअप हो सकता है, दैट्स एन इवेंचुअलिटी। यानी दो चीजें हो सकती है, या तो मैंने कोई गलती की इस वजह से ब्रेकअप हो गया, या उसको कोई बेहतर ऑप्शन मिला इसलिए भी ब्रेकअप हो सकता है। तो हर समय मेरी ही गलती नहीं होगी कि मैं डिप्रेस हो जाऊं। कई बार ये देखा गया है कि लड़की डिप्रेस नहीं होती, लड़का ज्यादा डिप्रेस होता है। हाँ, उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है उस कई बार, नॉट नेसेसरली बट कई बार। तो ये लड़कों को समझना पड़ेगा ये चीज कि इन्वेस्टिंग इन ए रिलेशन इज लाइक ए स्टॉक मार्केट। मार्केट गिरा तो ब्रेकअप, उठा तो मेकअप। ये एक रेडीनेस एक है। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जब आते हैं तो आपको ना हाईएस्ट सुइसाइड्स जो हैं इसी की वजह से होते हैं। हाँ, इस इश्यू की वजह से, ब्रेकअप की वजह से मोमेंटरी डिसीजन ले लेता है वो कि नहीं मैं जीना नहीं चाहता इसके बगैर, क्योंकि ही हैज प्रॉमिस्ड द मून, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता हूँ। इज अ वेरी कॉमन डायलॉग, ये सिर्फ पिक्चरों के लिए नहीं है, हम लोग भी बोल चुके हैं ये चीज। तो मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता हूँ बोलता है तो वो यथार्थ कर देता है उसको। हाँ, कि 5-10 मिनट में वो डिसाइड कर लेता है नहीं इसके बगैर मैं नहीं जी सकता, ठाड़ से कूद जाओ। वो जो 5 मिनट का जो टाइम है ना, दैट इज द टाइम टू होल्ड योर थॉट। हमको होल्ड करना थॉट दो तरीके से होता है, या तो मैं खुद इतना मैच्योर हो जाऊं कि मैं होल्ड कर सकूं कि नहीं 5 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, 5 मिनट, होल्ड योर थॉट। दिस इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स। और यू हैव सम पीपल जो आपके साथ ऐसे हों जो आपको होल्ड कर सकते हैं वो 5 मिनट के लिए, और यूजुअली वो दोस्त होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, जिनको पता रहता है ये हो रहा है। तो वो अगर आपका इकोसिस्टम अच्छा है ना, तो यू विल गेट आउट ऑफ इट, और मोस्टली होता है, दे गेट आउट ऑफ इट। आपके करियर में दोस्तों का क्या रोल रहा? मेरे करियर में मैं एक कहानी सुनाता हूँ दोस्त की। हम 3 दोस्त थे होटल मैनेजमेंट में, अमिताभ मुखर्जी, अनिल जॉर्ज, मैं। तो हम 3 अलग अलग जगह रहते थे। अमिताभ मुखर्जी वॉज ए डे स्कॉलर फ्रॉम कोलकाता, अनिल जॉर्ज हैड कम फ्रॉम बड़ौदा, और वो क्रिश्चियन था तो चर्च के आसपास कहीं रहता था, और मैं हॉस्टल में रहता था कॉलेज के। हम दोनों, लेकिन एनर्जी मिलती थी हम तीनों की, सीधे साधे लोग थे हम तीनों। हाँ, तो पास आउट हो गए हम लोग। हमने भी कस्में खाई थी कि जिंदगी भर हम लोग लेकिन मैं जैसे जैसे सक्सेस होता गया मैं भूल गया, वो लोग भी भूल गए होंगे, बट उनको दोष क्यों दूं, मैं अपनी गलती मानूं। तो मुझे ना हर बार लगता था, अमिताभ का घर मुझे पता था, बहुत बार खाना खाया था उसके, हम लोग पिक्चर भी गए, तो मैं भूल गया उसको। फिर मुझे लगता था उसके घर जाना चाहिए, देखना चाहिए। उसका भाई आईआईटी में था। 25-26 साल के बाद मेरे पास एक फोन आता है उसकी मदर का, कहाँ से मिला नंबर मुझे नहीं पता, कि अमिताभ एक्सपायर्ड। तो मुझे यानी हिट किया, बहुत बुरी तरह हिट किया, और बहुत गिल्ट भी महसूस हुआ। तो मैंने पता किया तो इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज उसको एक ब्रेन डिजीज हो गया, जिसकी वजह से वो 25 साल बेड पे रहा। ही डिड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड। तो रेयर ब्रेन डिजीज था। तो उसकी मदर बोल रही थी बेटा अच्छा हुआ कि वो मर गया, हाँ लेकिन तुम लोग 25 साल उसको याद नहीं किए। उन्होंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे अनिल अभी भी मेरे साथ है, मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, कि मैं उसको छोड़ूं। लेकिन हमने दोस्ती में बहुत मजे किए। हाँ, वी यानी वेरी क्लीन मजा, लेकिन बहुत मजा किया हम लोग। अभी इट्स लाइक हम लोग बातें करते हैं कि हम लोग 4 साल मिलेंगे, बट लाइक वर्क लाइफ बैलेंस या फिर हमारे
फ्यूचर का प्रेशर इतना हो जाता है कि हम लोग दोस्तों के बारे में सोच नहीं पाते। बट लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को अच्छे स्ट्रांगली मेंटेन रख सकें। तो मैंने एक फार्मूला निकाला है। जब ये शौक हुआ ना मेरे को, उसके बाद से मैंने एक फार्मूला निकाला है। मैं अपना फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन, उसके पहले 25 नंबर मैं हर वीकेंड में कॉल करता हूँ सवेरे उठ के, और मैं कनेक्ट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये 25 नंबर, फिर 25 में से 10 ही आते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, बात कर लेता हूँ, क्या हाल चाल है, परिवार कैसा है, क्या है। तो आई हैव फाउंड आउट अ वे कि मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता हूँ, तो भी मैं दोस्तों के टच में रहूँगा, मेरे रिश्ते में बरकरार रखूँगा। ये मैंने ज़्यादा कोविड से सीखा। जब हम सब बंद थे तो भी रिश्ते मेंटेन कर रहे थे। So this was all, sir, for today, and it was really a great podcast talking to Dr. Jawahar Suri Sethi, sir. Thank you so Thank much, you. sir, for joining us.